नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया। आज खास बात करेंगे और नगर निकाय चुनाव 2022 की क्या स्थिति है। डेडिकेटेड कमीशन को लेकर मामला पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर विशेष तौर पर आज विश्लेषण करेंगे और पूरी छानबीन, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका ऑपरेशन करेंगे कि क्या मामला और अभी तक इस मामले में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। बहुत सारे दर्शक हैं हमारे, उन्होंने बहुत बार हमें कहा कि कोई अपडेट नहीं आ रहा है नगर निकाय चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव का जो मामला पेंच फंसा हुआ है उसको लेकर, तो अपडेट दीजिए। हालांकि अभी समय था 22 जून को, जो अगली तारीख मुकर्रर की गई है गर्मी की छुट्टी के बाद, वो 22 जून की है और 22 जून महज अब 6-7 दिन बाद ये केस का डिसीज़न आने वाला है। डिसीज़न भी आ सकता है या फिर हो सकता है कि ये सेकेंड लास्ट हो, इसके बाद एक और डेट पड़े और उस दिन डिसीज़न आ सकता है। सीमा देवी ने भी हमसे पूछा, नारायण सिंह जो कि सहरसा से हैं, इसी मामले में जुड़े हुए हैं, अमरजीत सिंह हैं, रंजीत कुमार हैं, पीयूष जी हैं, इन लोगों ने बहुत बार मैसेज किया, कमेंट किया कि आप इस मामले में एक विश्लेषण कीजिए और इस मामले में क्या होने वाला है। इसकी उत्कंठा जो है ये सारे लोगों में है, तो इसको लेकर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो माफ़ कीजिएगा, बहुत दिन लग गए और कुछ व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज इस पूरे मामले का शुरू से लेकर अंत तक, मतलब शुरू से लेकर आज तक क्या हुआ और क्या होने वाला है, इसका एक विस्तृत ऑपरेशन करेंगे। नगर निकाय चुनाव 2022 और नगर निकाय चुनाव 2022 में इतना संशय, इतने सवाल, केसेस, ये सारी चीज़ें हुई, क्यों हुई और कौन दोषी है, किसके तरफ से पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा कमज़ोर है, इन सारे मुद्दों पर विशेष तौर पर आज हम चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करें और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और ख़ुद आप जजमेंट रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, हम भी विश्लेषण करते हैं, हम समझते हैं, किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं तब आपको बताते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे तो एक तरह से आप भी एक रिसर्चर हो जाएंगे और आप भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या फैसला हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिपल टेस्ट क्या है। देखिए, बहुत सारे लोगों को अभी तक ट्रिपल टेस्ट के बारे में पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, उन्हें पता ही नहीं है कि ट्रिपल टेस्ट क्या है। आपने कई जगहों पर इसका विश्लेषण देखा होगा, तो ट्रिपल टेस्ट को व्याख्या ही नहीं किया गया, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया, आधी अधूरी जानकारी दी जाती है। गहनता से रिसर्च करके आपको कोई भी नहीं बताता है कि इस मामले में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात, बिहार लाइव नाउ पर जब भी आपने मेरे इस प्रोग्राम को देखा है तो मैंने हमेशा रिसर्च करके कोशिश की कि आपको एक निचोड़ दे सकूं, ताकि वो निचोड़ देखिए। नगर निकाय चुनाव 2022 शुरू से लेकर अब तक हमने हर पहलू पर अच्छा कवरेज किया और अच्छी रिपोर्टिंग करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम ट्रिपल टेस्ट, मामला क्या है, अभी इस मामले को समझिए कि पटना हाई कोर्ट में मामला क्या चल रहा है। देखिए, पूरा मामला जो है वो अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए बनाए गए आयोग पर है। ये जो आयोग है वो समर्पित आयोग है या नहीं, जिसको अंग्रेजी में आप लोग सुन रहे होंगे कहा जा रहा है डेडिकेटेड कमीशन। तो ये डेडिकेटेड कमीशन है या नहीं है, इसी पर पिटिशनर और सरकार के बीच में केस चल रहा है, मामला है। अब ट्रिपल टेस्ट, ये क्या है ट्रिपल टेस्ट, क्यों हुआ, कब से हुआ और किस लिए हुआ, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, 2010 में चुनाव आयोग चुनाव आरक्षण को लेकर, 2010 में चुनाव में आरक्षण को लेकर के कृष्णमूर्ति केस चैलेंज हुआ था।
के कृष्णमूर्ति केस चैलेंज हुआ था 2010 में चुनाव में आरक्षण को लेकर। तो उसमें जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया और इस ग्राउंड पर ये चैलेंज जो हुआ था, इस ग्राउंड पर हुआ था कि बिना सर्वे कराकर सरकार ने अपने वोट बैंक के फायदे के लिए ये आरक्षण दिया है। जिसके बाद इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ट्रिपल टेस्ट की बात कही कि अगर आपको अतिरिक्त आरक्षण देना हो ओबीसी के अलावा तो ट्रिपल टेस्ट करवाना होगा। और उसी के आधार पर ये ट्रिपल टेस्ट आप सुन रहे हैं। पूरे देश में ओबीसी के अतिरिक्त अगर आरक्षण की बात होती है तो वहां ट्रिपल टेस्ट की बात आ जाती है। मतलब पिछड़ेपन को आपको एक आधार बना के उसका डेटा निकालना होगा, तभी आप आरक्षण दे सकते हैं। अब बिहार में क्या हुआ कि ओबीसी के अतिरिक्त 20% ईबीसी आरक्षण देने की बात सामने आई, यानी कि ओबीसी के ज्यादा आप आरक्षण दे रहे हैं। अभी ट्रिपल टेस्ट है क्या, सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए 3 चरणों में आरक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इसको ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। ये 3 चरणों में आरक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। जो पहला चरण है इसमें एक आयोग का गठन किया जाता है। अगर चुनाव करवाना है तो फर्स्ट फेज जो होगा उसमें आपको एक आयोग बनाना होगा, आयोग का गठन करना होगा। दूसरा चरण जो होगा उसमें आयोग जो है वही आयोग पिछड़ेपन का विस्तृत डेटा, जो पिछड़ापन है उसका राजनीतिक पिछड़ेपन का विस्तृत डेटा जो है इकट्ठा करेगा। और तीसरा चरण जो होगा वो उस डेटा को 50% में, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% सभी आरक्षण का, ये कुल आरक्षण का 50% परिवर्तित करके और एक डेटा दे देगा। तो ये ट्रिपल टेस्ट इस तरह से होगा। अब बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट करवाया, बिहार सरकार का ट्रिपल टेस्ट सही था या नहीं था, उसी पर ये मुकदमा चल रहा है। आपको याद होगा कि अब कुछ डेट्स की बात कर लेते शुरू से, ये कहानी की शुरुआत कब हुई, ये जो बवाल चल रहा है उसकी शुरुआत कब हुई। उसकी शुरुआत होती है 9 सितंबर 2022 को। 9 सितंबर 2022 को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आगामी 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को बिहार निकाय चुनाव होंगे। 2 चरण में ये चुनाव करवाया जाएगा नगर निकाय का, जो 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होगा। इसका नोटिफिकेशन 9 सितंबर 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निकाला जाता है। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण डेट है। अब इसमें क्या होता है कि 3 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस चुनाव पर रोक लगा दी जाती है। एक सवाल उठाया जाता है, एक बिहार सरकार के और चुनाव आयोग के इस चुनाव पर, नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक सवाल उठाया जाता है कि क्या आपने ट्रिपल टेस्ट करवाया। पटना हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2022 को ट्रिपल टेस्ट नहीं होने के कारण चुनाव पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के लिए दिए गए आरक्षण को अवैध करार किया था और कहा था कि अतिरिक्त जो आपने ईबीसी और आरक्षण जो दिया है उसको आप सामान्य करवा के नया नोटिफिकेशन निकाल के चुनाव करवा सकते हैं। आरक्षण देने के लिए आपको ट्रिपल टेस्ट करना होगा। ट्रिपल टेस्ट की बजाय आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ये 3 अक्टूबर 2022 को पटना हाईकोर्ट ने कहा और इसको चुनाव पर रोक लगा दिया था और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को स्थगित कर दिया था, आप लोगों को याद होगा। तीसरा जो डेट है
वो है 28 नवंबर 2022 का। ये इंपॉर्टेंट डेट्स, में डेट्स के हिसाब से चल रहा हूं कि डेट्स आपको समझ में आए। तो तीसरा डेट क्या है? जब ये 3 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, तो उस समय क्या हुआ था याद होगा आपको। बिहार सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पटना हाई कोर्ट ने जो रोक लगाया उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन हम आरक्षण पर ही चुनाव करवाएंगे। और ये गए भी 25 तारीख के बाद, वही 26 या 28 तारीख को ये जाते हैं अक्टूबर महीने में, और ये कहते हैं पटना सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि हमने आयोग का गठन कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर बिहार सरकार कहती है अक्टूबर महीने के आखिर में कि हमने आयोग का गठन कर लिया है और हम आपके दिशा निर्देश जो हैं उसी का पालन करवा के चुनाव करवाएंगे। आयोग बना लिया है हमने और आयोग के विस्तृत रिपोर्ट पर हम ये चुनाव संपन्न करवाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि चलो भाई, जो हमारा गाइडलाइन है उसके आधार पर अगर बिहार सरकार तैयार है चुनाव करवाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप राज्य निर्वाचन आयोग और पटना हाई कोर्ट ये आपस में मेल जोल करके समझ लेंगे और आगे नया नोटिफिकेशन निकाल के चुनाव कर सकते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पटना हाई कोर्ट, राज्य निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार। चलिए यहां तक बात सही हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ठीक है, चल रहा था सब कुछ। नवंबर महीने में फिर क्या हुआ कि सुनील कुमार यादव, जिनका नाम आ रहा है बार बार, सुनील कुमार जो पेटिशनर हैं, मुख्य पेटिशनर हैं, ये फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि हुजूर, बिहार सरकार ने जो डेडिकेटेड कमीशन की बात कही और कहा है कि चुनाव मतलब अति पिछड़ा आयोग के, अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए हमने जो आयोग बनाया है बिहार सरकार ने, वो समर्पित आयोग नहीं है, ये सुनील कुमार कहते हैं, और उसके लिए एविडेंस भी जमा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार कि बिहार सरकार ने जो आपको कहा था कि हमने आयोग का गठन कर लिया है और हम अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को देख रहे हैं, उसका डेटा कलेक्ट करवा रहे हैं और उसी के आधार पर हम आरक्षण देके चुनाव करवाएंगे, ये सरासर गलत कहा है बिहार सरकार ने। ऐसा कुछ नहीं है, वो डेडिकेटेड आयोग है ही नहीं। इन्होंने अपने पुराने आयोग को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी है, उसमें अध्यक्ष और सदस्य भी जो बनाए गए हैं वो निष्पक्ष नहीं है। ये सारा जो है एक एविडेंस के साथ इन्होंने फिर फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। तो 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि बिहार सरकार द्वारा बनाई गई अति पिछड़ा वर्ग के लिए डेडिकेटेड जो आयोग है उसको हम डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 28 नवंबर 2022 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जो राज्य सरकार द्वारा कमीशन बनाया गया है वो समर्पित आयोग नहीं है, क्योंकि वो आयोग जो था पिछड़ा वर्ग था, पिछड़ा वर्ग का आयोग था, उसी को सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग नाम दे दिया था और वो पहले से आयोग बना हुआ था अति पिछड़ा वर्ग के लिए, और उसी का नाम चेंज करके बिहार सरकार ने कह दिया कि हमने आयोग का गठन कर दिया है और उसमें राजनीतिक लोगों को, जो जेडीयू और आरजेडी के कुछ नेता थे, उनको अध्यक्ष और सदस्य बना दिया, जो कहीं से भी निष्पक्षता बयान नहीं करता है और निष्पक्ष नहीं माना जाएगा, क्योंकि पार्टी के लोग होंगे तो वो निष्पक्ष नहीं होंगे। अन्य जगहों पर जहां पर ये आयोग बनाया गया है वहां पर रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, रिटायर्ड मतलब आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को, जनगणना में जो रिटायर्ड किए हुए लोग हैं उन लोगों को बनाया गया ताकि वो निष्पक्षता से जांच कर पाए। तो चलिए अब दूसरा डेट 28 नवंबर को तो कह दिया,
सुप्रीम कोर्ट ने कि हम डेडिकेटेड आयोग नहीं मानते हैं। अब 30 नवंबर को बिहार सरकार ने क्या किया जल्दबाजी में कि राज्य निर्वाचन आयोग से कहवाकर और नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। नया नोटिफिकेशन 30 नवंबर 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का निकाल दिया, जिसमें कहा गया कि 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव होंगे। मतलब 2 फेज में चुनाव होंगे, 18 दिसंबर और 28 दिसंबर, जो अभी संपन्न हुआ कुछ दिन पहले, जिसके आधार पर अभी नगर निगम की सरकार चल रही है। ये जब 28 को नोटिफिकेशन ऑर्डर में निकाला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि डेडिकेटेड कमीशन हम नहीं मानते हैं, और उसी कमीशन के रिपोर्ट पर आपने 30 नवंबर को नोटिफिकेशन निकलवा दिया कि 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव संपन्न होंगे। एक ब्लंडर यहां पर किया बिहार सरकार ने, और इन्होंने डेट जो था वो निकाल दिया। अब आप समझिए कि जब 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई आपका जो वो कमीशन है वो डेडिकेटेड है ही नहीं, और आप क्या कर रहे हैं, चुनाव की घोषणा करवा रहे हैं। फिर बिहार सरकार ने क्या किया, इसको आप समझिए। बिहार सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 9 सितंबर की बात कर लें या 28 नवंबर की बात कर लें, बिहार सरकार ने सिर्फ एक चीज चेंज किया, वो है डेट। नोटिफिकेशन के डेट को सिर्फ चेंज किया, और बिहार सरकार ने कुछ चेंज नहीं किया। इसके बाद अब क्या हुआ कि भाई जब इतना मामला हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर लास्ट में क्या कर दिया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मामला कुछ नहीं होगा, 5 साल ऐसे ही चलता रहेगा, अपना कार्यकाल संभाल लेंगे लोग और कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है, ये हम भी मानते हैं। ऐसे राजनीतिक केसेस में ऐसा ही होता है, और 5 साल तक ये केसेस लटके हुए रहते हैं। कार्यकाल जो प्रतिनिधि होते हैं वो पूरा कर लेते हैं, तब जाके कहीं डिसीजन आता है। ऐसे केसेस में ऐसा होता है, ये आपका सोचना गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट केस है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, एक बड़ा सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जब चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्यों नहीं सुनाया। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि अरे भैया कुछ नहीं होगा, अगर डिसीजन सुनाना होता तो सुप्रीम कोर्ट ही सुना देती, पटना हाई कोर्ट नहीं भेजती। गौर कीजिए, अभी तक जो बातें हुई, 9 सितंबर को जो नोटिफिकेशन निकला उस पर रोक किसने लगाई थी, पटना हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर महीने में किसको कहा था कि आप और आप ये तीनों मामले को देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब बिहार सरकार ने कहा कि हमने आयोग बना लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि ठीक है, आप और राज्य निर्वाचन आयोग और हाई कोर्ट पटना, ये तीनों देख के आप लोग चुनाव करवा लीजिएगा। पटना हाई कोर्ट का नाम उस समय भी आया था, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने ही रोक लगाई थी, पटना हाई कोर्ट को ऑब्जेक्शन था। तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट के साथ मिलके, और पटना हाई कोर्ट के साथ मिलके क्या मतलब, आप तीनों का सामंजस्य बन जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तब आप चुनाव करवाएं। तो उस समय पटना हाई कोर्ट चुप क्यों थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट टाइम में पूरे केस को कहा कि पटना हाई कोर्ट ही इस केस को देखेगी, इसीलिए कहा क्योंकि उस समय पटना हाई कोर्ट ने भी कुछ नहीं बोला जब इन्होंने गलत ट्रिपल टेस्ट करके और चुनाव करवाया। 28 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया, उस दिन भी पटना हाई कोर्ट कुछ नहीं बोली, और 30 नवंबर को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
तो उसके बाद पटना हाई कोर्ट चुप क्यों रही? सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को पूरी तरह से प्रेशराइज्ड कर दिया और पटना हाई कोर्ट को एक जिम्मेदारी दी, आप कह सकते दूसरे शब्दों में कि फंसा दिया कि भैया मामला तुम्हारा, मामले को उठाया तुमने, हमने कहा कि इस मामले को देखना आपको है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को कहां भूल गए थे जनाब? जब सेकेंड टाइम का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला आप उस समय चुप क्यों थे? इसीलिए पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को सौंपा है। और ये बिहार सरकार से सवाल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से सवाल किया है कि ठीक है अब तुम जजमेंट सही निकालो, तुम सही जजमेंट दो कि क्या सही और क्या गलत। सिर्फ नोटिफिकेशन चेंज हुआ और लोग कहते हैं कि जब जजमेंट देना होता सुप्रीम कोर्ट दे देती। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पटना हाई कोर्ट पर जिम्मेदारी सौंपी गई 4 महीने के अंदर, पूरे 4 महीने के अंदर इनको जजमेंट दे देना है। 4 महीना 3 जुलाई को पूरा होने वाला है। अभी देखिए कि ये जो मामला था वो न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की अदालत में था गर्मी की छुट्टी के पहले। अब गर्मी की छुट्टी हुई 15 तारीख को, इनको जजमेंट तो उसी दिन हो जाता 15 तारीख को, लेकिन होता है क्या कि गर्मी की छुट्टी के पहले जो भी बेल पिटिशंस होते हैं जो पड़े हुए होते हैं उनको पर निपटारा करने के लिए उनको 1 हफ्ता तक सभी जजों को कहा जाता है, चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि आप उनको देखिए और 1 हफ्ते में उनका निष्पादन किए। तो सत्यव्रत वर्मा उन्हीं में लग गए, उसी में लग गए। अब ये केस जो है ट्रांसफर हो गया। अब एक और न्यायमूर्ति हैं अभिषेक करके हैं, इनका नाम है अभिषेक मूर्ति हैं या अभिषेक, वो साउथ इंडिया के हैं अभिषेक जी, और उनके यहाँ ये चला गया है। अब फिर जब कोर्ट खुलेगा 22 जून को फिर अगली तारीख दी गई है, तो 22 जून को या इनके पास अगर रह जाता है अभिषेक जी के पास, तो अभिषेक जी के पास अगर ये केस रह जाता है तो आप समझिए कि इनका पहला डेट होगा, पहली हियरिंग होगी। सत्यव्रत वर्मा ने तो पूरी सुनवाई इन्होंने कर ली थी और जजमेंट सिर्फ इनको देना था, लेकिन अगर सत्यव्रत वर्मा के ही कोर्ट में फिर ये केस चला जाता है तो 22 तारीख को भी जजमेंट आ सकता है, या फिर उस दिन रिजर्व कर लिया जाए, आगे फिर जजमेंट वो किसी भी दिन सुना दे। उनको अब सुनवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन नए अगर न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनके पास ये अगर केस जाता है जो कहा गया अभिषेक जी के पास गया, तो वो एक डेट और लेंगे। 22 तारीख को जो डेट है, हो सकता है कि 26-28 दूसरी डेट दें और उस दिन जजमेंट का डेट हो, लेकिन 3 जुलाई तक ही पटना हाई कोर्ट को डिसीजन दे देना है। पटना हाई कोर्ट को 3 जुलाई तक ही डिसीजन दे देना है, ये आप समझ लीजिए। और 3 जुलाई तक देना ही देना होगा, 3 जुलाई तक देना ही देना होगा, क्योंकि अब 4 महीने से ज्यादा वक्त आप नहीं ले सकते। उसके बाद भी क्या है, अगर मान लीजिए पटना हाई कोर्ट की तरफ से सुनील कुमार को संतोषजनक जजमेंट नहीं मिलता है, उनको लगता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लिखा है कि अगर वहां से आप संतोषप्रद न हो, अगर आपको न्याय वहां से लगे कि हमें नहीं मिला है, तो उसके बाद हम हैं। ये देखिए पूरा मामला जो है ये इसीलिए पटना हाई कोर्ट रेफर किया गया, ट्रांसफर किया गया, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने भी कुछ गलतियां की। पटना हाई कोर्ट ने भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये देखिए ये ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती थी, लेकिन जब गलती आप करेंगे, मान लीजिए कि बेटा जब गलती करे और आदमी चला जाए, जो मतलब वादी है वो चला जाए बाप के पास और कहे कि हाँ हमें जजमेंट दीजिए, हमारे साथ न्याय कीजिए, तो बाप क्या कहेगा? बाप कहेगा जाओ पहले बेटा के पास जाओ
उससे बोलो, अगर वहाँ न्याय नहीं मिलता है तब मेरे पास आना। बात यही हुई। जब पटना हाईकोर्ट ने शुरू में रोक लगाई और ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, उसके बाद फिर जब ऑब्जेक्शन हो रहा था तो आपने बीच में बोला नहीं कुछ। आपने क्यों नहीं बोला? अभी तक बिहार सरकार ने, जो पीके शाही महाधिवक्ता हैं बिहार सरकार के, उनकी तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब कोर्ट को नहीं दिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि हमने नए तरीके से आरक्षण नहीं दिया है। उनकी तरफ से भी कहा कि हमने तो वही पुराना जो चल रहा था, हमारी आरक्षण पद्धति चल रही थी, हमने उसी के आधार पर आरक्षण दिया। इन्होंने कहीं भी नोटिफिकेशन में, चाहे वो नोटिफिकेशन इन्होंने फर्स्ट बार निकाला, सेकेंड बार जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला 30 नवंबर को, इन्होंने कहीं भी, जिन्होंने चुनाव लड़ाए वो देख सकते, इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है उसमें नए आरक्षण का या डेडिकेटेड कमीशन का, समर्पित आयोग का। इन्होंने कहीं भी उसका जिक्र नहीं किया है। सिर्फ तारीखें बदल गई हैं, सारी चीजें नोटिफिकेशन में एज इट इज थी। तो अभी तक बिहार सरकार की तरफ से जो भी एविडेंस दिए गए, जो भी जिरह किया गया, उसमें बिहार सरकार फेल है, फिसड्डी नजर आ रही है। हमारी लॉयर्स से भी बात हुई है। इसमें पूरी तरह से देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। बिहार सरकार पूरी तरह यहां पर फेल नजर आ रही है। पिटिशनर सुनील कुमार जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार कुछ जगहों को बचा सकती है। बिहार सरकार ये कह सकती है कि हमने जहां जहां आरक्षण दिया है, अब देखिए बहुत जगहों पर महिला आरक्षण है, बहुत जगह पर आरक्षण नहीं है, तो जहां हमने अति पिछड़ा को आरक्षण दिया है, उन जगहों के चुनाव को रद्द किया जाए, उन जगहों के चुनाव को अवैध करार कर दिया जाए। लेकिन चुनाव अवैध तो होना, ये देखिए बहुत चांसेस हैं। हालांकि हम अभी विश्लेषण ही कर सकते हैं, जो हम हैं या आप हो वो विश्लेषण कर सकते हैं। जो आखिरी जजमेंट है, जो मेन जजमेंट करना है, वो तो माननीय न्यायालय को करना है और उनके हाथ में पूरा पावर है। इसीलिए माय लॉर्ड कहते हैं, वो भगवान से भी ऊपर है और उनको सारा पूरा जजमेंट देना है। तो आखिरी जजमेंट तो उनको देना है, ना हमें देना है ना आपको देना है। हम लोग एक तर्क कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं इस पर, लेकिन अभी तक के विश्लेषण में आप यही मानिए, जहां तक हमारी जितनी भी मंगलम जी जो हैं, जो पहले इस केस को देख रहे थे पहले वाले मामले में, वो उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका कहना है कि बिहार सरकार हर मामले में फिसड्डी है, बिहार सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है, बिहार सरकार के पास कोई एविडेंस नहीं है। बिहार सरकार ने जो वो आयोग बनाया, उसमें अध्यक्ष जिसे बनाया है वो निष्पक्ष नहीं है, सदस्य जिसे बनाया वो निष्पक्ष नहीं है। तो भाई, बिना निष्पक्ष आदमी के आप राजनीतिक पिछड़ापन कैसे किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का कलेक्ट करवा सकते हैं? ये तो सारा आपका ये राजनीति, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ही हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से आप अभी तक देखें, 22 तारीख को अगर जज बदल जाते हैं तो उस दिन जजमेंट नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनकी पहली हियरिंग होगी। सेकेंड हियरिंग में एक दिन तो उनको चाहिए ही, किसी भी नए जज के लिए होगा कि हाँ भाई, सत्यव्रत वर्मा ने पहले किया है लेकिन हमने तो नहीं किया है, हम एक दिन देखेंगे इसको। तो एक दिन पूरा स्टडी करने के लिए उनको चाहिए, और फिर सेकेंड जो उनका डेट होगा उसमें वो जजमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर सत्यव्रत वर्मा जी के ही कोर्ट में ये पूरा मामला आ जाता है तो उसी दिन जजमेंट आप ये समझ लें कि हो जाएगा। और अधिकतर प्रतिशत संभावना है कि बिहार सरकार इस केस को हार जाएगी, और हार जाएगी तो क्या होगा, कोर्ट एक लाइन लिखेगी ऑर्डर में, पटना हाई कोर्ट भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 नवंबर के ऑर्डर में लिखा था कि बिहार सरकार द्वारा बनाई गई अति पिछड़ा आयोग के राजनीतिक पिछड़ेपन को देखने के लिए जो आयोग बिहार सरकार ने बनाया है, उसे हम डेडिकेटेड कमीशन या समर्पित आयोग नहीं मानते हैं। बस एक लाइन इनको ये लिख देना है, उसके बाद सारा काम जो है वो आ जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग
जैसे ही वो आएगा, पहले भी आपको याद होगा, तो चुनाव ऑटोमेटिक अवैध हो जाएगा, क्योंकि आरक्षण ही गलत है, आरक्षण नीति ही गलत है, तो फिर चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा है। और देखिए, अभी तक जो पशुपेश हैं, जो कह रहे हैं लोग कि कुछ नहीं होगा और खींचेगा, खींचने वाली कोई संभावना नहीं है। कोर्ट को 3 जुलाई 2022 तक ही ये पूरा डिसीजन दे देना है। मतलब महज, अब आप समझिए 15 दिन 20 दिन के अंदर, ये पूरा 15 दिन के अंदर डिसीजन आ जाएगा, और कुछ भी आ सकता है। ज्यादा चांसेस जो हैं वो बिहार सरकार के विपरीत हैं, बिहार सरकार के पॉजिटिव नहीं है, वो विपरीत ही आएगा। सुनील कुमार यहाँ पर मजबूत नजर आ रहे हैं, और उनकी बातें, उनके एविडेंस मजबूत आ रहे हैं। बिहार सरकार खाना पूर्ति कर रही है इस सारे मामले में। कोर्ट ने पहले भी कहा कि खाना पूर्ति किया गया था, और यहाँ अभी तक कुछ भी ऐसा एविडेंस बिहार सरकार ने नहीं दिया है जिससे ये बच सके। तो पशुपेश की स्थिति अभी भी हालांकि बनी हुई है, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है, जब तक पटना हाई कोर्ट का मेन ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक यही पशुपेश की स्थिति रहेगी। ऑर्डर उन्हीं को देना है, जजमेंट उन्हीं को देना है। हम विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन आगे भी हमारा विश्लेषण इस पर रहेगा कि किस तरीके से आगे क्या हो सकता है, क्या बचाव कर सकती है बिहार सरकार। हालांकि हमने आपको बताया कि बचाव क्या हो सकता है, किस तरह से बिहार सरकार अपने आप को बचा सकती है, लेकिन कुछ जगहों को बचा सकती है। जहां पर आरक्षण है वो तो कुर्बान करना ही होगा। तो बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ, आगे भी पूरा अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो उसका कुछ अमाउंट है, वो आप स्वतंत्र पत्रकारिता को दे सकते हैं और हमें सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।